हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ ही में साल 2025 जो कि हमारा नया साल होने वाला है, उसकी आपने सेलिब्रेशन की तैयारी भी कर ली होगी। तो आज का दिन है 31 दिसंबर और अभी बजे है सुबह के 9। तो हमने सोचा कि चलिए अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको ले चलते हैं किसी नई जगह और एक्सप्लोर कराते हैं वहाँ के जितने भी टूरिस्ट साइट मौजूद है उससे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बताते चले दोस्तों कि राजगीर बिहार राज्य की राजधानी पटना से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं एज यूजुअल, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट। तो अगर आपको बस से जाना है तो आपको जाना पड़ेगा पहले पटना और फिर पटना से आपको राजगीर के लिए बस मिल जाएगी। बात करें ट्रेन की तो वो भी आपको कहीं से भी आपको पटना के लिए ट्रेन मिल जाएगी और देन पटना से आपको राजगीर की भी ट्रेन मिल जाएगी। देन बात करें फ्लाइट की तो आपके पास दो एयरपोर्ट की, या तो आप पटना एयरपोर्ट आ जाए और वहां से आपको फिर से रेलवे एंड बस दोनों मिल जाएंगे, या फिर आप गया एयरपोर्ट पे उतर जाए, वहां से भी आपको बस मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने चुना है कि हम राजगीर पहुंचेंगे सेल्फ ड्राइव करके। तो मैं और मेरा भाई रोशन दोनों निकल चुके हैं राजगीर के लिए। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं राजगीर से जुड़े कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक बातें। तो दोस्तों राजगीर के वैसे तो बहुत सारे एंशिएंट्स नेम हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध नाम गिरिब्रज है, जो कि मगध महाजनपद, जो कि हमारे इतिहास में एग्जिस्ट करता था, सबसे बड़े महाजनपद के नाम से भी जानते थे। उसकी सबसे पहली राजधानी राजगीर ही थी, जिसे उस वक्त गिरिब्रज के नाम से जानते थे। और दोस्तों बात करें मगध साम्राज्य के सबसे पहले शासक की तो वो थे जरासंध, जिसके बारे में आपने महाभारत में सुना और देखा भी होगा। तो साथ ही बता दें दोस्तों कि जरासंध जो कि मगध के पहले शासक थे, उनकी जन्मस्थली भी राजगीर में ही है। और साथ ही बता दें दोस्तों कि हमारे इतिहास के भारत जो कि अखंड भारत है, उसके जितने भी महान शासक हुए हैं उन सबकी राजधानी राजगीर ही थी, जैसे कि महापद्मानंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक, जिनके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर और तलाश करते हैं हमारे स्टे के लिए एक बजट फ्रेंडली होटल जो आपके और हमारे बजट दोनों में हो। तो फाइनली गाइस हमें मिल चुका एक प्यारा सा होटल जिसका नाम है होटल श्री राम, और ये राजगीर के मुख्य मार्ग पे स्थित है और यहाँ से बस मार्केट आपको हर जगह थोड़ी ही दूर पे पड़ेगी। तो बात करें इसके चार्जेस की तो हमें एक कमरा पड़ा है 1000 रुपीज पर नाइट के लिए, यानी अगर आप 2 बंदे हैं तो आपको पर हेड 500 मिलेगा। और चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे कमरे के अंदर। तो ये रहा हमारा प्यारा कमरा। तो बात करें यहाँ पे कंफर्टेबिलिटी की तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 बंदे आराम से सो सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कि अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ये होटल बुक कर सकते हैं, जिसके रूम का किराया तकरीबन आपको 2 से 3 हज़ार एक रूम के लिए पड़ सकता है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं एक लोकल साइट सीन एक्सप्लोर करने, जिसका नाम होगा बेनुवन। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है ये बेनुवन। तो चलिए बात करते हैं कि इससे जुड़े कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक बात। तो दोस्तों बता दें कि बेनुवन नाम का असल मतलब होता है बम्बू फॉरेस्ट। तो ये जो उद्यान है इसे हमारे मगध नरेश बिंबिसार ने ऐतिहासिक समय में भगवान बुद्ध को एज ए उपहार दिया था। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस उद्यान के अंदर और दिखाते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और कलाकृतियाँ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए हमारे ब्लॉग को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे एंट्री की, तो उसके लिए आपको लेना होगा एंट्री टिकट, जिसका की कॉस्ट पड़ेगा आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन, जैसे कि आप इस प्राइस चार्ट में देख सकते हैं। तो हमने भी ले लिया है हमारा 2 टिकट और अभी आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ के बहुत सारे मनमोहक दृश्य। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए इस ब्यूटीफुल सीनरी को। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि इन दीवारों पे जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं या बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, जो कि अनेक अनेक मुद्राओं में मेडिटेशन करते हुए दिखाए गए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये नज़ारे आप देख ही सकते हैं कि आप खूब है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे सफ़र पे आगे और दिखाते हैं कुछ शिलालेख जिन पे जापानीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। और साथ में ही दोस्तों आप ये देख सकते हैं वट वृक्ष जो कि कितना ही विशाल है, और आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सफ़र पे। और दोस्तों ये रहा वो शिलालेख जिसपे जापानीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, जो कि तो हम पढ़ नहीं सकते, पर ये गेस करके ज़रूर बता सकते हैं क्योंकि हमारे जितने भी नेबर कंट्री है
वो हमारे बुद्धिस्ट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो उसी की वजह से यहाँ पे ये आपको शिलाभिलेख मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे भगवान बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, कितनी ही प्यारी लग रही है और कितने ही अच्छे ढंग से इन्हें सजाया गया है। और दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं इसमें स्थित एक ब्रिज पे, जो कि आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेनुबन में स्थित एक पॉन्ड के पास, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और ये जितने भी वहाँ के टूरिस्ट हैं उनके लिए बेस्ट सेल्फी पॉइंट की तरह काम कर रहा है। तो चलिए आपको इसके दिखाते हैं कुछ क्लोज व्यूज। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए इस ब्यूटीफुल पॉन्ड के नज़ारे को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि बेनुबन का असल मतलब होता है बम्बू फॉरेस्ट। तो आप यहाँ पे बम्बू ट्री को देखकर अनुमान लगा ही सकते हैं कि आखिर इसका नाम बेनुबन क्यों पड़ा है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्थित एक टेम्पल के पास, जिसे देखने के लिए हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्री के फॉरेन टूरिस्ट है उनकी हुजूम यहाँ पे उमड़ी पड़ी है। तो सभी यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और साथ ही अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके एज ए मेमोरी के तौर पे उन्हें स्टोर कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा से और आपको दिखाते हैं क्लोज व्यू। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी ही प्यारी मूर्ति लगी पड़ी है भगवान बुद्ध की। तो दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं आगे अपने सफर पे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक और एरिया के पास, जो कि जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके मेडिटेशन और रिचुअल परफॉर्म करने की एरिया है। तो जैसा कि आप इस बोर्ड पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे किसी थाईलैंड की प्रिंसेस का नाम दिया हुआ है। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे थाईलैंड का नाम क्यों है। तो दोस्तों बता दें कि हमारा बुद्धिस्ट सेक्टर जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, हीनयान, महायान और वज्रयान, उसकी टीचिंग्स डिफरेंट डिफरेंट हमारे नेबरिंग कंट्री में फैली हुई थी। जो कि बात करें थाईलैंड की, तो यहाँ पे हीनयान सेक्ट की टीचिंग्स फैली हुई थी। तो इसीलिए हमारा थाईलैंड के जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे विजिट करते हैं और भगवान बुद्ध को प्रेस करते हैं। इस साइड को विजिट करने के बाद दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के स्थित हर्बल प्लांट के एरिया में, जहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी स्थित है। खैर जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे बंदरों का झुंड था, इसलिए हम आगे नहीं गए, क्योंकि ना तो हमें इन्हें डिस्टर्ब करना उचित लग रहा था और ना ही हमारे लिए ये उचित था। तो दोस्तों इस प्लेस को भी विजिट करने के बाद हम बढ़ चुके हैं आगे वन में और आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा रहेगा कैक्टस एरिया, और दिखाते हैं यहीं पे स्थित है भगवान बुद्ध की एक और प्रतिमा और साथ ही में दिखाएंगे आपको बहुत सारे कैक्टस ट्री। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए हमारे ब्लॉग। तो दोस्तों बता दें आपको कि इस बेनुबन में बच्चों के लिए भी बहुत सारे खेलने की चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों के लिए झूले और पार्क्स भी है, जिसमें वो लोग स्केट कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं हमारे बेनुबन के आखिरी पड़ाव, जो कि है हमारा फ्लावर्स एरिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे मौजूद बहुत सारे खूबसूरत फूल और दिखाते हैं कि वो कितने ज़्यादा खूबसूरती बिखेर रहे हैं इस प्यारे से उद्यान में। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए इस प्यारे फूलों को और
हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बता दें दोस्तों कि वेन्यू वन को एक्सप्लोर करने के लिए आपको लगेंगे 1 से 1.5 घंटे, जो कि हमें भी लगे थे। तो इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके हैं अपने होटल के लिए और मिलते हैं आपसे अगले सुबह। तो दोस्तों, आज है हमारे राजगीर का दिन और ये दिन होने वाला है स्पेशल, क्योंकि ये है हमारे नए साल का सबसे पहला दिन। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं एक बहुत ही प्यारे से लोकेशन पे और यहाँ हम आए हैं सुबह का नाश्ता करने। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट पिकनिक के लिए आए हुए हैं और कितने सारे यहाँ पे लड़के जो कि हमारे बिहार गवर्नमेंट स्कूल के लिए स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आए हैं और पिकनिक मना रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस छोटे से ढाबे पे कितने लोगों का लाइन लगा पड़ा है खाने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो पूरी और सब्जी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। तो दोस्तों, बता दें कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने के लिए तो आपको पर हेड 200 से 300 रुपये पड़ेंगे। तो खैर, हमें तो खाना था और साथ में ही एक ब्यूटीफुल सीनरी एंजॉय करना था, तो इसलिए हम छोटे से ढाबे पे गए हुए थे। तो दोस्तों, चलिए हमारे साथ और आपको लेके चलते हैं फिर से एक नए शुरुआत पे और नए डेस्टिनेशन पॉइंट पे। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए हमारे ब्लॉग को। तो बता दें दोस्तों कि राजगीर में जितने भी टूरिस्ट साइट है वो राजगीर मेन मार्केट से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही मौजूद है। तो वहां पे जाने के लिए आपके पास हर चीज़ की व्यवस्था है, जैसे कि आप तांगा यूज़ कर सकते हैं, ई रिक्शा भी यूज़ कर सकते हैं और सेल्फ राइड करके भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, बताते चले कि हमारा जो राजगीर है वो सिर्फ बौद्ध धर्म, जैन धर्म की आस्था से नहीं बल्कि हमारे इंडिया के सिख धर्म के भी आस्था से जुड़ा है, क्योंकि यहीं पे हमारे सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी भी आए थे, जो कि आप देख सकते हैं। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा गुरु नानक देव शीतल कुंड है। मान्यता ऐसी है कि यहाँ के लोग जब परेशान हो गए थे यहाँ के गर्भ कुंड के पानियों से और हर जगह सल्फरस पानी था, तो उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी से आग्रह किया। तो गुरु नानक देव जी ने एक कुंड के ऊपर इशारे करते हुए कहा कि आज से इसका पानी शीतल होगा, और तभी से यहाँ का पानी शीतल हो। तो दोस्तों, हमारी किस्मत तो खराब थी, क्योंकि आज हो रहा था गुरुद्वारे में सफाई और इसके कारण गुरुद्वारा बंद था। तो हम बढ़ चुके हैं आगे अपने एक नए टूरिस्ट साइट पे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वहां पर। तो दोस्तों, बता दें आपको कि हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम सबसे पहले अपने मार्ग में पड़ने वाले सबसे लास्ट टूरिस्ट साइट को एक्सप्लोर करेंगे और फिर उधर से रिटर्निंग में सारे टूरिस्ट साइट को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो हमारा सबसे पहले टूरिस्ट साइट होगा साइक्लोपियन वॉल, जो कि 40 किलोमीटर लंबा एक दीवार है, जो कि हमारे पुराने समय में हमारे जो राजगीर, जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उससे बचाता था दुश्मनों से। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका कुछ क्लोज व्यू और इसके पास जो नज़ारे हैं वो क्या खूब है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रुके कुछ तस्वीरें खींची और फिर बढ़ चले अपने दूसरे टूरिस्ट साइट के तरफ। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे टूरिस्ट साइट पे, जो कि है लॉर्ड कृष्णा के जो रथ का पहिया था उसका मार्ग। तो बात करें पौराणिक मान्यताओं के, तो महाभारत काल के समय जब भगवान श्री कृष्ण रथ पे सवार होके यहाँ पे आए थे, उसी समय से ये जगह चिन्हित हो गया था। तो चलिए आपको पास से दिखाते हैं ये निशान। तो दोस्तों, इन पहियों के निशानों को देख के तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि उस समय भगवान श्री कृष्ण का रथ कितना ही विशाल होगा और वजन भरा होगा, क्योंकि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो तीनों लोक के स्वामी जो ठहरे। तो स्वागत है आप सबका फिर से दोस्तों हमारे राजगीर टूर ब्लॉग के पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो हम आपको लेकर चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट साइट, जो कि होगा विश्व शांति स्तूप, जो कि हमारे राजगीर में स्थित रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका निर्माण निचिदात्सु फूजी ने सन 1969 में कराया था, जो कि जापान पे होने वाले परमाणु हमले के फलस्वरूप था। तो बात करें यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो आपके पास है दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है रोपवे और दूसरा ऑप्शन है पैदल।
रुपये के लिए आपके जो कॉस्ट पड़ेंगी वो होंगी 250 रुपये आने और जाने के लिए प्रति पर्सन। तो हमने चूज करा है ट्रैकिंग करने के लिए, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं वहां से दिखने वाली खूबसूरत नज़ारे को और साथ ही में दर्शन कराएंगे हमारे विश्व शांति स्तूपा को। तो दोस्तों बता दें आपको कि ये इसी विश्व शांति स्तूपा से 6 से 7 किलोमीटर दूर स्थित है एक और टूरिस्ट साइट जिसका नाम है खोरा कटोरा लेक, जो कि पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा झील है। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो गाड़ियां होती है वो यहीं से मिलती है। तो पहले हम आपको लेके चलते हैं विश्व शांति स्तूप और वहां से आने के बाद आपको लेके चलते हैं खोरा कटोरा लेक। तब तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो को, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करने और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आप जगह जगह देख सकते हैं ऐसे शॉप्स जहाँ पे आपको मिलेंगे जितने भी यहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध डेकोरेटिंग आइटम्स है वो, और साथ में आपको खाने के मिलेंगे स्नैक्स, फल और बहुत कुछ मिलेंगे आपको। तो एंजॉय करिए हमारे सफर को और बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों बता दें कि आप जितने भी टूरिस्ट हैं, आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप जब भी कहीं घूमने जाएं तो कृपया उस सुंदर जगह को कचरा ना करें। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आ रखे हैं, उन्होंने कितना कचरा फैलाया हुआ है। यार, हम अगर किसी जगह को एंजॉय कर रहे हो तो उसे नुकसान नहीं करना चाहिए। ये तो हम सबको पढ़ाया ही जाता है। आपको इन पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस तो पता ही है और आपको ये भी पता है कि कचरा कितना नुकसान करता है इन्हें, तब भी आप लोग कचरा करते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि कृपया कचरा ना फैलाएं। आप जहाँ भी टूर करने जाए उसे नीट और क्लीन रखें। तो दोस्तों हमने लिया है यहाँ से एक शॉर्टकट, और देखिए ये शॉर्टकट कितना ही कठिन है। तो आप कभी भी, मैं तो प्रेफर करूँगा कि शॉर्टकट ना ले, और अगर ले तो बिल्कुल ही ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे जो चढ़ाई होती है वो बहुत खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों आप ये भीड़ देख ही सकते हैं, ये है रोपवे के एग्जिट पॉइंट और फाइनली हम पहुंच चुके हैं विश्व शांति स्तूपा के एंट्री गेट के पास। तो चलिए आपको लेके चलते हैं एंट्री गेट के पास और एंट्री गेट से होते हुए आपको दर्शन कराते हैं इस स्तूपा की। तो बात करें स्तूपा की हाइट की, तो ये तकरीबन 120 फीट ऊंचा है और साथ में ही चारों तरफ भगवान बुद्ध की आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं करीब से इसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट भरे पड़े हैं, और यहीं पे आपको कैमरामैन भी मिल जाएंगे जो कि आपका फोटो क्लिक करने के चार्जेस लेंगे और आपका एक बहुत ही सुंदर सा फोटो क्लिक करेंगे। तो दोस्तों पास में ही आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और स्नैक्स खिलाते हैं।
तो दोस्तों शांति स्तूपा के चक्कर लगाने के बाद हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी जगह जो कि यहीं पे स्थित है, जहाँ से आप बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और उस पिक्चर में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वहाँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, तो आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन कितनी ही ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पर टूरिस्ट आके बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। तो इस प्लेस को देखने के बाद और थोड़े पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम बगल में स्थित जापानीज टेम्पल में आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ के अंदर का सीन। तो दोस्तों शांति स्तूपा को देखने के बाद हम नीचे उतर गए और फिर अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है घोड़ा कटोरा लेक के लिए वहाँ पहुँचे और वहाँ से हम ई रिक्शे में बैठ गए जिसका कॉस्ट आपको 100 रुपीज़ पर हेड पड़ेगा। तो चलिए आपको हम लेके चलते हुए दिखाते हैं सबसे सुंदर घोड़ा कटोरा लेक। तो दोस्तों सामने आप ये पहाड़ को देख सकते हैं जो बिल्कुल कछुए के ऊपर के कवच के आकार का है, इसलिए उसका नाम है कछुआ पहाड़। तो ऐसे ही देखते नज़ारे हम लोग आगे बढ़ते गए अपने सफर पे और जल्द ही आपको दिखाते हैं घोड़ा कटोरा जी। तो दोस्तों तकरीबन 6.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मंजिल पे और आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कितना एक प्यारा जिला और इसके बीचों बीच स्थित भगवान बुद्ध की ये सबसे विशाल मूर्ति है, आपको और भी ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए आपको पास से दिखाते हैं इसके नज़ारे, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो बताते चले दोस्तों कि आपको इस लेक में एडवेंचर के तौर पे बोटिंग एंजॉय करने को मिलता है, जिसका पर हेड आपको 80 to 100 रुपीज़ लगता है। तो ऊपर ही स्थित है इसके लिए टिकट घर, और तो आप भी अपने टिकट लेके और अपने फैमिली के साथ बोटिंग को एंजॉय करें और यहाँ की जो सीनरी है उसका वाइब उठाए। तो दोस्तों घोड़ा कटोरा को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम आपको लेकर चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट साइट, जो कि होगा स्वर्णगिरी पहाड़। तो बात करें इसकी ऊंचाई की तो वो लगभग 561 फीट की है और दोस्तों बात करें यहाँ पर जाने की तो उसके लिए आपको सीढ़ियों का प्रयोग करना होगा और आप सिर्फ यहाँ पे पैदल जा सकते हैं। तो बता दें कि यहाँ पे कुल सीढ़ियाँ 1061 है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे क्या स्थित है। तो दोस्तों आपके लिए अगर हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं तो, और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार। तो दोस्तों आप ये खूबसूरत से नज़ारे देख रहे होंगे और साथ में ही आप भी हमारे साथ एंजॉय करते रहिए इस बाइक को और लेके चलते हैं, जल्दी ऊपर पहुंचेंगे और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या स्थित है। तो दोस्तों आपको ये जगह देख के कैसी फीलिंग आ रही है? यार सच कहूँ तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं चाइना में हूँ और वहाँ की कोई फेमस सी टूरिस्ट साइट जो कि ऐसा लगता है कि सीढ़ियाँ मानो आसमान में जा रही है वहाँ पर हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत देर चढ़ाई करने के बाद पहुँच चुके हैं मंदिर पर। तो दोस्तों बता दें कि जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो मंदिर में ताला लगता है। खैर यहाँ पे चढ़ाई करने वाले सिर्फ हम ही दो आदमी थे। तो खैर हमने कहा कि चलो कोई नहीं, मंदिर ना सही यहाँ की जो सीनरी है और जो वाइब है वही एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ से कुछ नज़ारे।
तो दोस्तों, ऊपर से दर्शन करने के बाद हम नीचे उतर रहे हैं और आपको जल्द ही दिखाते हैं यहाँ से कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स। तो दोस्तों, हम तो अभी बन चुके हैं सस्ते बियर गिल्स। हम जंगल के बीचों बीच होते हुए जा रहे हैं नीचे और आपको भी लेके चलते हैं अपने आगे सफर पे। तो दोस्तों, आप ये नज़ारे देख ही सकते हैं और सामने ठीक नीचे ही वाइल्ड सफारी स्थित है, जो कि वहाँ से उसकी फेंसिंग आपको बिल्कुल नजर आएगी। तो दोस्तों, फिर हमने अपनी बाइक निकाली और निकल गए आगे सफर पे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एक और टूरिस्ट साइट, जो कि होगा स्वर्ण भंडार, जिसे कि हम लोग स्वर्ण भंडार भी कहते हैं वहां पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बिहार के इस फेमस स्वर्ण भंडार को। तो दोस्तों, बात करें स्वर्ण भंडार की, तो यहाँ पे स्थित है कुल 2 गुफाएं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको पहले गुफा के अंदर और दिखाते हैं आपको कुछ रहस्यमयी चीजें और बताते हैं उनके बारे में कुछ रहस्यमयी किस्से। तो दोस्तों, यहाँ मौजूद है एक ऐसा दरवाजा जो खुलता ही नहीं है और यहाँ पे कुछ ऐसी लिखावटें हैं जो अभी तक हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं उन्हें कभी समझ में ही नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है। और बाकी की रोचक बातें चलिए सुनते हैं इस गुफा के बारे में हमारे गाइड के मुख से। तो सोन का सूद हिंदी होता है सुरंग टर्नल गुफा। तो जहां से आपका गर्म पानी कुंड का जो झरना बह रहा बाबू, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तरणी गुफा और विपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तरणी गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो इसी दरवाजे के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी धर्मपत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। तो दोस्तों, स्वर्ण भंडार घूमने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रह्मा कुंड, जहां पे आपको गर्म पानी का सोर्स मिलता है। तो दोस्तों, ये कोई कुदरत का करिश्मा ही तो है, जहां आपको पहाड़ों के बीच में और ठंडी के मौसम में भी गर्म पानी मिलता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का कुंड और दिखाते हैं कि यहाँ पे लोगों का कितना भीड़ है स्नान करने के लिए। तो दोस्तों, गर्म कुंड घूमने के बाद हम लोगों ने डिनर किया और फिर निकल चुके अपने होटल की ओर। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि रात में राजगीर कैसा दिखता है और फिर मिलेंगे कल सुबह अपने जू सफारी के टूर पे। तो दोस्तों, आज है 2 जनवरी और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे जू सफारी गेट पे और अभी बजे हैं सुबह के 3। तो आप ये भीड़ देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट हैं जो कि जू सफारी और नेचर सफारी के लिए आए। तो बात करें जू सफारी की, तो वो टिकट आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और बात करें नेचर सफारी की, जिसमें इंक्लूडेड होता है ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन मिले और जिप लाइन लाइक एक्टिविटीज़, तो वो आपको बहुत ही कम मिलता है। तो दोस्तों, बता दें नंबर्स की, तो आपको जो जू सफारी होगा वो आपको ऑनलाइन भी उसका स्लॉट्स आपको मेनली खाली ही मिलेगा और ऑफलाइन में भी वो आपको तकरीबन 1200 टिकट मिलते हैं। ठीक है, मेनली वो 1000 ही टिकट होते हैं, आपको 1000 टिकट के बाद बंद हो जाता है टिकट बुकिंग।
और जो नेचर सफारी होता है जिसमें ग्लास ब्रिज इंक्लूड होता है वो सिर्फ 300, और ऑनलाइन आपको 200, और वो भी आपको मिलता नहीं है क्योंकि वो 3 दिन पहले प्री बुकिंग होता है। और चूंकि जो जू सफारी होता है उसमें नंबर ज़्यादा होते हैं सीट के, तो वो इजीली बुक हो जाता है। तो सेम हमारे साथ ऐसा हुआ, हम लोगों ने जू सफारी का टिकट तो बुक कर लिया था, पर जो हमारा नेचर सफारी है उसका टिकट बुक नहीं हुआ था। तो बात करें कॉस्टिंग की, तो जो हमारा जू सफारी है उसका टिकट आपको पर हेड 250 पड़ेगा, और जो हमारा नेचर सफारी है उसका पर हेड आपको 300 पड़ेगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जू सफारी में और दिखाते हैं आपको, और मिलवाते हैं हमारे जितने भी जू सफारी में अंदर जितने भी हमारे जंगली जानवर हैं उनसे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बोर्डिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे आप हमारे नेशनल बर्ड को देख सकते हैं जो कि कितना ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद आपको यहाँ के स्टाफ देंगे सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के हिसाब से आपको जितने भी गाड़ी है उसमें बैठाया जाएगा। तो हमारी वैन आ चुकी है और हम आपको लेके चलते हैं हमारे वैन के अंदर और मिलवाते हैं अपने आज के गाइड से, फिर लेके चलते हैं आपको अपने सफ़र पे। तो बात करें दोस्तों कि इस जू सफारी का उद्घाटन तकरीबन आज से 2 साल पहले यानी 16 फरवरी 2022 को हुआ था, जिसको बनाने में तकरीबन 177 करोड़ का लागत आया, और ये आपको 472 एकड़ में फैला हुआ है, और ये तकरीबन 5 जोन्स में बटा हुआ है बेस्ड ऑन एनिमल कैटेगरी, जैसे कि हार्बीवर्स, कार्निवर्स, इस टाइप के। तो हम लोग आ चुके हैं अपने पहले केज यानी पहले पार्ट में, जो कि है डियर केज। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिरन देखने को मिलेंगे। इनका सिंग परमानेंट नहीं होता, अपना सिंग को तोड़ लेते हैं, फ्लैश लाइट बोले तो बंद करना जो होता है। इसका दांत क्षमता बहुत कमजोर होता है मैम, यानी कि दौड़ते दौड़ते ही भूल जाता है शरीर। ये फीमेल है, मेल होगा, मेल आगे दिख रहा होगा। वहाँ देखिए ब्लैक बक है, ब्लैक बक देखिए वहाँ बैठे हुए हैं, गोल्डन ब्राउन होगा, व्हाइट है। मेल के पास चेंजिंग होता है, मेल के पास होगा ना ब्लैक होते जाता है, फीमेल में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ब्लैक बक वही है सर। और सब वाइरन के नाम से जाना जाता है। देखिए जो ब्लैक वाइरन मार्किंग डियर के नाम से जाना जाता है। देखिए एक रेड जैसा दिख रहा होगा, ये सर्वाहारी होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी। कम का आ जाए तो 755 बीघा इसका बनाएगा। टोटल एरिया 14 किलोमीटर का एरिया है सर। लगभग आपका जो समय लगेगा 1 घंटा का समय लग सकता है इसमें। एक राइट साइड में दिख रहा होगा पाउंड बनाया गया हिरन के लिए, पानी पीने के लिए आते हैं यहाँ पे 2 पहाड़ों। तो दोस्तों बता दें आपको कि इस जू सफारी में जगह जगह पे एनिमल्स के लिए पॉन्ड्स, आर्टिफिशियली पॉन्ड्स, और जो आर्टिफिशियली फीडिंग एरिया है वो बनाया गया है, ताकि जिन जानवर को भी जब भी प्यास लगे वो यहाँ पे आके पानी पी सके। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे दूसरे केज में। तो दोस्तों बात करें फेंसिंग और केज की, तो वो हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल है के लिए डिफरेंट टाइप के बनाए जाते हैं। जैसे कि जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते उनके लिए छोटी केज, जो पेड़ पे चढ़ सकते हैं उनके लिए बड़ी केज। तो ये है हमारी काजल जी, जो कि एक स्लोथ बियर है, और आप इनका डांस तो देख ही सकते हैं जो कि कितना ही आनंदमय था। और अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं नेक्स्ट केज में। साथ में ही बताते चले दोस्तों कि जब भी हमारा व्हीकल एक केज से दूसरे केज में जाता है तो सबसे पहले हमारे जो कार की टायर्स है उन्हें कैमोफोर के सोल्यूशन से गुजारा जाता है, ताकि ये डी इन्फेक्ट हो सके, ताकि कोई भी इन्फेक्शन एक केज से दूसरे केज में ना ट्रांसफर हो। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लियोपार्ड के केज में, और आप एक लियोपार्ड को देख सकते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच दूर चला गया। और फिर आपको दिखाते हैं हमारे दूसरे लियोपार्ड को जो कि केज में ऊपर कर चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आप देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे लियोपार्ड कितने ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और पेड़ों पे चढ़ने में माहिर होते हैं इसी की वजह से। एंड दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट केज में यानी नेक्स्ट एरिया में, जो कि है टाइगर का। तो दोस्तों बात करें टाइगर्स के नंबर्स की, तो संख्या तकरीबन 4 से 5 है, पर एज यू नो कि ये सोलेटरी होते हैं, मतलब अपने इलाका में वो सिंगल रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इन सबको बारी बारी से छोड़ा जाता है। और ये अपने हमेशा फीडिंग एरिया में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे टाइमली पहुँच जाते हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे नेक्स्ट फाइनल केज, जो कि लायन केज है वहाँ पर हमें वहाँ लायन देखने को नहीं मिला, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली।
और फाइनली दोस्त हमारी जो वैन थी वो हमें अपने पिकिंग पॉइंट पे वापस से छोड़ आई। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे स्थित कुछ म्यूजियम्स और वहाँ पे कुछ मौजूद है आपको बटरफ्लाई के 3D एनिमेशन। तो चलिए आपको लेके चलते हैं वहाँ पर और देखते रहिए हमारे साथ। और हमारे वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब तक एंजॉय करिए वीडियो पे। तो दोस्तों बता दें आपको कि अगर आप सिर्फ जू सफारी घूमना चाहते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। और साथ ही साथ आपको नेचर सफारी घूमना हो तो उसमें से 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ जू सफारी का टिकट था तो हम लोगों ने इसे 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट किया। और सेम डे ही हम लोग अपने घर की तरफ निकल लिया जो कि हमें तकरीबन 4 से 5 घंटा ड्राइव करके लगा और हम शाम के 4 से 4:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए। तो दोस्तों ये थी हमारे 3 नाइट्स की आइटिनरी थी। तो अभी ये फॉलो कर